आओ दोस्तों, तो गाइज आज इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं आज सिनेमाघर में रिलीज हुई मूवी शमशेरा। तो गाइज दूंगा इस वीडियो में एक छोटा सा रिव्यू और बात करेंगे इस फिल्म के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में और बताऊंगा कि ये फिल्म आप देख सकते हैं, रिकमेंडेड है या फिर ओटीटी पे आने पे वेट करेंगे। चलिए बिना वक्त जाया करते हुए जल्दी से शुरू करें। आपके अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू बाजार में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज फिल्म शमशेरा जिसके लीड रोल में हमें देखने के लिए मिलते हैं रणबीर कपूर, बानी कपूर और संजय दत्त, और इसके साथ साथ इसकी स्टार कास्ट में हमें देखने के लिए मिलते हैं सौरभ शुक्ला, रोनित रॉय। तो गाइस देखो, अगर फिल्म शमशेरा को देखने के बाद मैं आपको एक लाइन में अपना रिव्यू बताने की कोशिश करूं तो मैं ये बोलूंगा कि फिल्म शमशेरा मेरे लिए एक वन टाइम डिसेंट वॉचेबल मूवी साबित हुई, और वो भी तब हुई है जब मैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के इस फिल्म को देखने गया था। देखो, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मेरे अब तक की पूरी जिंदगी की ये पहली फिल्म है रणबीर कपूर की जो मैंने रणबीर कपूर को यानी कि मैं बोलूं कि मैंने रणबीर कपूर को पहली बार बड़े पर्दे पर थिएटर में उनकी कोई मूवी देखी है। तो गाइस देखो, जब शमशेरा का ट्रेलर आया था तभी से ही इस मूवी के लिए मेरे लिए मैं कोई एक्साइटेड नहीं था, और आज भी अगर मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि मेरे लिए डिसेंट सी वन टाइम वॉचेबल मूवी साबित हुई है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि मैं इस फिल्म को बिना कोई एक्सपेक्टेशन लेके देखने गया था। अगर मैं एक्सपेक्टेशन लेकर देखने जाता तो मैं 100% ये आपको बोल सकता हूं कि मेरे इस रिव्यू में आपको इस वर्ड की जगह ये सुनाई देता कि ये मूवी मेरे लिए एक एवरेज या बिलो एवरेज मूवी साबित हुई। देखो गाइस, अब इसके इस रीजन पर चर्चा करेंगे वीडियो में आगे। तो सबसे पहले मैं स्टोरी पे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करता हूं कि जैसा कि ट्रेलर से आपको पता चल गया होगा, ट्रेलर में आपको दिखाया गया था कि इसमें हमें रणबीर कपूर का डबल रोल दिखाई देता है, लेकिन वो डबल रोल नहीं है, वो है बाप और बेटे वाला रोल। जी हाँ, इसमें हमें रणबीर कपूर दो रोल में दिखाई देते हैं, बाप और बेटे का, लेकिन दोनों कभी एक साथ नहीं आते। यानी कि जब पहला रणबीर कपूर यानी कि जो शमशेरा का किरदार निभा जिनके बाल बड़े आपने ट्रेलर में देखोगे, दाढ़ी बड़ी है, वो शमशेरा है, और जो अपने नॉर्मल बाल और नॉर्मल दाढ़ी वाले वो है उनका बेटा बल्ली। तो बाप की मौत के बाद दूसरे रणबीर कपूर दूसरा रोल प्ले करते हैं। तो जो शमशेरा है वो एक नीची जात से बिलोंग करता है, और जो ऊंची जाति के लोग हैं वो उन्हें उस नीची जात वालों की तरह ट्रीट करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता, और इसीलिए जो शमशेरा है अपनी जो उसकी जो बिरादरी है उन लोगों के साथ, वो जो ऊंची जाति वाले लोग होते हैं उन्हें लूटता है, उन पर अत्याचार करता है। और ये जो कहानी सेट की गई है, कहानी सेट की गई है 1871 में, यानी कि उस टाइम पे जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था। अब ऐसा कुछ होता है कि शमशेरा जो है उसको मार दिया जाता है, उसके बाद जो दूसरे मतलब रणबीर कपूर जो उनके बेटे का रोल प्ले करते हैं, और उसके बाद वहां से शुरू होता है एक रिवेंज स्टोरी जो होती है संजय दत्त और रणबीर कपूर के बीच में। अब देखो गाइस, मैं अगर फिल्म के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो फिल्म का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट नजर आता है रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस। जी हाँ, दूसरा संजय दत्त की परफॉर्मेंस। देखो, अभी संजय दत्त में रिसेंटली अगर लास्ट किसी मूवी में नजर आए थे तो वो थे पृथ्वीराज, और वहां मैंने एक बात बोली थी कि संजय दत्त को इस मूवी में टोटली वेस्ट किया गया है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि भाई पृथ्वीराज के जो डायरेक्टर थे ना, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी, उन्हें सीखना चाहिए कि संजय दत्त को अगर प्रेजेंट करना है तो कैसे करना है। क्योंकि देखो, संजय दत्त इस समय अगर किसी भी रोल को परफेक्शन के साथ निभा पाते हैं तो वह नेगेटिव रोल, आप उनकी रिसेंट टाइम में आई हुई कितनी भी ऐसी मूवीज उठा के देखिए जिसमें वो नेगेटिव रोल में दिखाई दिए हो, चाहे वो अग्निपथ का कांचा हो, चाहे वो शमशेरा का शुद्ध सिंह हो, वो अपने रोल में परफेक्ट नजर आए। और सच में अगर मैं बोलूं कि संजय दत्त की ही परफॉर्मेंस ऐसी नजर आती है, इवन फर्स्ट हाफ की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो फर्स्ट हाफ में उन्होंने भाई खा डाला है। क्योंकि जब जब वो पर्दे पर जहां से उनकी एंट्री होती है वहां से उनके उस जो उनका लुक है, एक तो उनका लुक ही भाई बहुत डेडली नजर आ रहा है, दूसरा उसके बाद उनकी जो बोलने की डायलॉग डिलीवरी है, उसके साथ साथ उनकी डायलॉग डिलीवरी के थ्रू अनइंटेंशनली कहूं या इंटेंशनली कहूं, जैसी भी कहूं, जो उनकी कॉमेडी निकल कर आती है वो ऑडियंस को ये इंतजार करवाती रहती है कि भाई पर्दे पर वो शुद्ध सिंह कब दिखाई देगा। वो संजय दत्त के ही वेट करते थे क्योंकि उन्हें पता है कि संजय दत्त आएगा तो कुछ ना कुछ हमें दिखाकर ही जाएगा, हमारा कुछ ना कुछ एंटरटेन ही करेगा। तो गाइस देखो, तीसरी अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो तीसरा पॉजिटिव पॉइंट इस फिल्म का निकल कर आता है इसकी सिनेमेटोग्राफी। सच में कुछ सीन्स, कुछ शॉट्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है।
एकदम माइंड ब्लोइंग नजर आते हैं। और इसके साथ साथ अगर इन सब पर भी सोने पे सुहागा कोई चीज नजर आती है तो वह फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक। देखो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ मैं म्यूजिक की भी यहाँ बात करना चाहूंगा कि शमशेरा फिल्म का जो म्यूजिक है वो भी अच्छा है। जब इसके गाने लॉन्च हुए थे तो गाने भी अच्छे थे। खासकर मेरा जो पर्सनल फेवरेट सॉन्ग है वो है जी हजूर वाला सॉन्ग। अगर आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पर रेगुलर फॉलो करते हैं तो वहां भी मैंने एक बार बताया था कि आजकल ये जो सॉन्ग है ये कुछ ज्यादा मेरा फेवरेट चल रहा है, क्योंकि वो सॉन्ग ऐसा है कि ट्रेवलिंग टाइम जब आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं उस सॉन्ग को अगर आप चला लोगे तो वो एक अलग ही फील देता है, अलग ही गूज़बम्प देता है। क्योंकि उस गाने में रणबीर कपूर के जो डांस स्टेप्स हैं, रणबीर कपूर के जो एक्सप्रेशन हैं, वो उस गाने को और ज्यादा बेहतरीन बना देते हैं। और खासकर जब वो गाना थिएटर में चल रहा था तो वो एक और भी नेक्स्ट लेवल की फीलिंग देके जाता है। बाकी सब गानों की बात करूं तो उसमें एक शमशेरा का जो टाइटल ट्रैक है वो, और जो एक वानी कपूर के, हालांकि इसमें 2 आइटम सॉन्ग नजर आते हैं वो दोनों अच्छे हैं, लेकिन एक गाना ऐसा है जो मुझे लगता है कि वो उस गाने की कोई जरूरत नहीं थी इस फिल्म में, क्योंकि वो गाना सिर्फ फिल्म की लेंथ बढ़ाने की ही काम करता है। और वो गाना है जो रणबीर कपूर और वानी कपूर के बीच में जो एक अंडर वाटर रोमांटिक सॉन्ग जो फिल्माया गया है वो इस फिल्म में नहीं भी होता, उसकी कोई जरूरत नहीं होती, तो भी कोई जरूरत नहीं। देखो ये फिल्म जो है वो आती है 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम के साथ। और अगर मैं बात करूं इसके फर्स्ट हाफ की, तो देखो गाइस फर्स्ट हाफ अगर मैं बताऊं आपको तो मुझे फर्स्ट हाफ ने ज्यादा एंटरटेन किया सेकंड हाफ के कंपैरिजन में। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि देखो फर्स्ट हाफ में हमें कॉमेडी पंचेस भी दिखाई देते हैं जो संजय दत्त द्वारा डिलीवर किए जाते हैं, और इसके साथ साथ हमें कुछ अच्छे मासी एलिमेंट्स भी दिखाई देते हैं, कुछ अच्छे मासी सीक्वेंस और सीन्स भी हमें नजर आते हैं, और कुछ अच्छे गानों के साथ साथ फर्स्ट हाफ, हालांकि फर्स्ट हाफ आने में बहुत टाइम लग जाता है, यानी कि इसका इंटरवल जो है वो बहुत लंबा खिंच जाता है। ऑडियंस इंतजार करती थी और मैं भी वेट कर रहा था कि भाई इसका इंटरवल क्यों नहीं हो रहा, 1 घंटा हो गया, 1.25 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, लेकिन इसका इंटरवल क्यों नहीं हो रहा। तो काफी लंबा खिंचने के बाद इसका इंटरवल निकल कर आता है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट हाफ तक की बात करूं तो फिल्म फर्स्ट हाफ तक एंटरटेन करती हुई नजर आती है, और फर्स्ट हाफ तक इतना तो आपको ये फिल्म भरोसा दिला देती है कि भाई अब फिल्म के क्लाइमैक्स तक सेकंड हाफ में आपको और कुछ बेहतरीन नजर आने वाला है। लेकिन फिल्म जहां डूबती है वो है इसका सेकंड हाफ, क्योंकि जो फर्स्ट हाफ में मेहनत नजर आती है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ही जो इंटरवल से जस्ट पहले जो संजय दत्त और रणबीर कपूर का जो फेस ऑफ सीन होता है वो सीन भी इतना बेहतरीन होता है कि उस जगह पर इंटरवल होने के बाद ऑडियंस के मन में एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है कि भाई इसके बाद और कितनी बेहतरीन चीजें और कितना क्या क्या बेहतरीन निकल के आने वाला देखने के लिए। लेकिन सेकंड हाफ में जब फिल्म पहुंचती है तो जो संजय दत्त की जो परफॉर्मेंस हमें फर्स्ट हाफ में दिखाई दे रही थी वो हमें धीमी पड़ती हुई नजर आती है। सबसे बड़ा रीजन तो सेकंड हाफ के गिरने का ये होता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, देखो पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि YRF अपनी हर दूसरी पिक्चर में वानी कपूर को लीड एक्ट्रेस के रूप में क्यों ले लेता है, जबकि उनको एक्टिंग आती नहीं, उनपे एक्सप्रेशन होते नहीं। या तो देखो मुझे लगता है कि वानी कपूर के पास आदित्य चोपड़ा का या YRF का कोई ऐसा MMS या वीडियो है जिसे दिखा दिखा कर वो अपना काम निकलवा रही है आदित्य चोपड़ा से। क्योंकि भाई नहीं तो और क्या रीजन हो सकता है कि जब आपको पता है वानी कपूर को ले लेते हो, एक्सप्रेशन उनपे होती नहीं, एक्टिंग उनपे होती नहीं, डायलॉग डिलीवरी उनपे होते नहीं, फिर भी आप उनको फिल्मों में लेते हो, मिट्टी पलीत करवाते हो। क्योंकि अगर मैं आइटम सॉन्ग्स को छोड़ दूं उसके अलावा जहां जहां जिस जिस सीन में हमें वानी कपूर नजर आती हैं भाई मिट्टी पलीत ही करी उन्होंने फिल्म की, कोई कुछ भी बेहतरीन नहीं किया। जितना संजय दत्त अपनी परफॉर्मेंस और रणबीर कपूर अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, बंदी अकेली आती है और फिल्म को डुबाने का काम करती है। और अगर मैं एक और नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो देखो इन्हीं सबके बीच में जो नेगेटिव पॉइंट है वो एक नेगेटिव पॉइंट ये निकल कर आता है कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि फर्स्ट हाफ जो है हमें थोड़ा स्ट्रेची नजर आता है, लेकिन हम इंटरवल का वेट इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उसमें हमें एंटरटेनमेंट मिल रहा था, हमें उसमें चीजें अलग अलग मिल रही थी। हमें कई सारे सीन्स ऐसे उसमें जो हमें थ्रिल का एहसास कराते हैं, जो हमें मजबूर करके रखते हैं कि भाई हम थिएटर पर जो पर्दा चल रहा है, जो स्क्रीन है उस पर नजरें टिका के रखें, तो इंटरवल तक हम पहुंच जाते हैं। लेकिन सेकंड हाफ में ये सब चीजें हमें नजर से गायब होती हुई नजर आती हैं, यानी कि स्टोरी जो है वो साफ दिखाई पड़ता है कि लंबी खिंच रही है, क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधा सीधा हर कोई कह सकता है कि भाई ये जो सीन्स है आप काफी ज्यादा लंबा खिंच रहा है, इस सीन्स की इस मूवी में जरूरत ही नहीं थी।
क्योंकि ये सीन नहीं होता तो भी स्टोरी पर कोई जरूर फर्क नहीं पड़ता था, इसकी टाइमिंग कम हो जाती तो ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि सेकंड हाफ इतना स्ट्रेची, इतना खिंचा हुआ नजर आता है, और ऐसा भी नहीं कि भाई इतना स्ट्रेची, इतना खिंचा हुआ नजर आ रहा है तो उसके बाद भी क्लाइमैक्स में हमें कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड देखने के लिए मिले, कोई ऐसा ट्विस्ट देखने के लिए मिले कि भाई वो जो हम अब तक झेलते आ रहे थे सेकंड हाफ को, वो हमारा वसूल हो जाए। भाई इतना बेकार हमें इसका क्लाइमैक्स देखने के लिए मिलता है, इतना ठंडा क्लाइमैक्स देखने के लिए मिलता है कि भाई हारकर हमें यही कहना पड़ जाता है कि यार क्यों इतना बड़ा चूतिया क्यों बनाया। मुझे तो लगता है कि डायरेक्टर साहब की एक प्लानिंग थी कि भाई साहब फिल्म को तो बेहतरीन बनाएंगे, फिल्म बेहतरीन बनती आ रही थी फर्स्ट हाफ तक, लेकिन जब सेकंड हाफ को बनाने की, शूट करने की बारी आई तो पता नहीं डायरेक्टर के दिमाग में क्या आया कि यार चलो, उनका मानना शायद ये था कि फर्स्ट हाफ तक अगर ऑडियंस टिक जाएगी तो सेकंड हाफ में तो अपने आप ही टिक लेगी, लेकिन वो ये भूल गए थे कि फर्स्ट हाफ में टिक गई तो ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ अगर रिव्यू बिगाड़ेगा, वर्ड ऑफ माउथ अगर बिगाड़ेगा, अगर आपके कलेक्शंस को कोई गिराएगा तो वो फिर सेकंड हाफ ही होगा जो गिराने का काम करेगा। लेकिन सेकंड हाफ इसमें पूरा अपना रोल प्ले करता है। बाकी की साइड एक्टर्स के परफॉर्मेंस पे तो देखो, मैं संजय दत्त की बात कर ही चुका हूँ, नो डाउट बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, रणबीर कपूर ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। बात करूँ सौरभ शुक्ला हमें इसमें नजर आते हैं, तो सौरभ शुक्ला हमें इसमें साइड कैरेक्टर के रोल में नजर आते हैं, और वास्तव में वो जब जहां से उनकी एंट्री होती है फिल्म में एक हंसी खुशी का माहौल, एक थोड़ा कॉमेडी का माहौल बना रहता है, और जहां वो बातों को अपने शायरी के लहजे में बोलते हैं ना, वो और ज्यादा उनके कैरेक्टर को और अच्छा बनाता है और अच्छा एक डिफरेंट वे में लेके चला जाता है। बात करूं, लेकिन एक एक्टर ऐसा है इसी बीच में, इसी स्टार कास्ट में एक एक्टर ऐसा था जिसके लिए मुझे पर्सनली दिल से बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं उसे पर्सनली बहुत एडमायर करता हूं, मैं जानता हूं कि वो बंदा एक नेक्स्ट लेवल का एक्टर है, अगर उसे काम निकलवाया जाए ना तो वो एक बेहतरीन काम दिया, क्योंकि देखो उसको ज्यादा सीन भी नहीं दिए गए और डायलॉग्स भी नहीं दिए गए, और वो बंदा है रोनित रॉय। जी हाँ, रोनित रॉय को मेरी नजर में पूरी फिल्म में 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म पूरी तरह वेस्ट किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात कर रहा था तो मुझे दिमाग में एक बात और स्टक हुई है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि संजय दत्त के लिए सेकंड हाफ में एक बैकग्राउंड म्यूजिक यूज होता है, और वो बैकग्राउंड म्यूजिक ना देखो सुनने में हॉरर टाइप की फीलिंग देता है, ऐसा लगता है कि भाई साहब किसी हॉरर पिक्चर का, हॉरर मूवी का ये बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। अब इसको मैं, मेरी नजर में तो अच्छा है, क्योंकि हॉरर के साथ साथ वो संजय के बैकग्राउंड, संजय की एंट्री जहां भी होने वाली होती है उससे पहले उस बैकग्राउंड म्यूजिक को प्ले किया जाता है, और यूनिक भी लगता है, क्योंकि ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक आज तक हमने किसी मास मूवी में नहीं देखा किसी कैरेक्टर के लिए, तो एक यूनिक भी लगता है सुनने में। तो गाइस फाइनली अगर मैं समाप्त करके अपना ओवरऑल वर्डिक्ट बताने की कोशिश करूं फिल्म शमशेरा के बारे में, तो मैं इतना बोलूंगा कि फिल्म शमशेरा एक वन टाइम वॉचेबल मूवी बनती है, अगर आप उसे एक बिना किसी एक्सपेक्टेशन के देखने के लिए जाओगे। अगर आप रणबीर कपूर के डाई हार्ड फैन हो या आप कोई एक्सपेक्टेशन लेकर जाते हो इस फिल्म को देखने, तो भाई ये फिल्म आपके लिए एक एवरेज या बिलो एवरेज भी साबित हो सकती है, क्योंकि इस फिल्म का फर्स्ट हाफ तो आपको निश्चित रूप से आपको एंटरटेन करेगा, लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ आपको उतना ही दुख देगा जितना कि आप एंटरटेन हुए फर्स्ट हाफ को देखकर। अब मैं इस बात को स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप इस फिल्म को देखने जाइए ही जाइए। फिल्म 150 करोड़ में बनी है, बजट सेट्स और सिनेमाटोग्राफी पे दिखता है, लेकिन स्टोरी पे नहीं दिखता, क्योंकि सेकंड हाफ में स्टोरी बिल्कुल ही खत्म होती हुई नजर आती है, और स्टोरी खत्म होती है इसीलिए सीन्स खिंचे हुए नजर आते हैं। देखने अगर रणबीर कपूर के डाई हार्ड फैन हो तो भाई देखने जाओगे ही, बाकी अगर नहीं हो, रिव्यू से कुछ समझ में आया है तो ओटीटी पे आने का वेट कर सकते हो। और वैसे भी यार अगले हफ्ते तक रुक जाओ, अगले हफ्ते 28 तारीख को एक ऐसी मूवी आ रही है जहां मैं खुद कहूंगा कि भाई थिएटर को मिस मत करना, और वो मूवी है विक्रांत रोना, तो उसका भी रिव्यू लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए और अगर आपको वीडियो पसंद आया या रिव्यू मेरा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कर दो यार प्लीज, क्योंकि सपोर्ट की बहुत जरूरत है, कर दो प्लीज, बड़े भाइयों छोटे भाइयों कर दो। नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों तक ऐसी वीडियोस लाता रहूं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। भाई चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो तो सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर लो,
वहां भी थोड़ा सा प्यार दिखा दो, क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें हैं मैं जो नई नई चीजें लाने वाला हूँ आपके लिए। Q&A लेकर आऊंगा, फिर आप ये कहोगे क्या भाई हमसे हमारा आंसर आपने दिया, तो क्वेश्चन पूछने के लिए आपको वहां अपना क्वेश्चन रखना पड़ेगा, इसलिए मुझे वहां फॉलो करो। मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।